ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में आप क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप में से कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान गूगल मीट पर प्रश्न कर रहे थे, उसी संदर्भ में मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्नों को चुना है, जिसका उत्तर आज आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तो उसका उत्तर है, राजस्थान के घरों की दीवार मोटी इसलिए होती है ताकि वे गर्मी को घर के अंदर आने से रोकें। वहीं चपटी छत रेगिस्तानी इलाके में होने वाली हल्की बारिश को संरक्षित रखने के लिए होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तराई क्षेत्र, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? तो उत्तर इसका होगा कि चूंकि तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलौर में ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ ढाल वाली छतें होती हैं ताकि वर्षा का पानी जल्दी ही इन छतों से बह जाए और छत सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बाढ़ और जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो आपको पता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी से हर वर्ष बाढ़ आती है, तो बाढ़ इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि यदि बांस के खंभों पर घर नहीं होंगे, वे ज़मीन से जुड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर बाढ़ का पानी घर में घुस जाएगा और साथ साथ जंगली जानवर का खतरा भी एक इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा भी था कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही सामान्य है, आसान है। उत्तर है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर इसलिए स्थित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही निकाल देती है, यानी कि पूर्वी भाग में ही वह वर्षा कर देती है, जिससे कि वायु शुष्क हो जाती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले ही सूखी हो जाती हैं हवाएं। तो ठंडी महासागरीय धाराएं भी हवा को तट के ऊपर स्थिर कर देती हैं, जिससे बादल निर्माण नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वह क्षेत्र रेगिस्तान का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है कि अब आपको वैकल्पिक दिए गए हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। बहुत ही आसान है, इस पर बार बार या दोबारा चर्चा करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम आगे बढ़ते हुए अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको आपको अभी बताना बाकी है। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका मतलब कि बहुत छोटे में ही उत्तर आपको देना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है
कि पूरे विश्व की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच के लक्षण। तो जो ये कारक विश्व की जलवायु को जो प्रभावित करते हैं वही कारक भारत की भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रश्न कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत की जलवायु मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो कि 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक सीमित है। यानी इन्हीं अक्षांशों के बीच मानसूनी पवनें चलती हैं और इसी के प्रभाव में आपका देश भी आता है। तो निश्चित तौर पर आपके देश की जलवायु मानसूनी होगी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो उत्तर इसका होगा कि भारतीय मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित हैं वहाँ पर दैनिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि वहाँ रेत पाई जाती है जो दिन के समय सूरज की रोशनी में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और रात में तापमान उतना तेज़ी से ही गिरता है। इसके कारण जो दैनिक तापमान है वह बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो एक लाइन में इसका उत्तर है कि दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम पवनें कौन सी हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट धाराएं क्या हैं, वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेट धाराएं पश्चिमी तेज गति की पवनें हैं जो सकरी क्षेत्र में स्थित क्षोभ मंडल में बहती हैं और ये लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। पश्चिमी जेट धाराएं क्योंकि इनकी दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। यह प्रवाह जो पश्चिमी प्रवाह है वो पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उठता है उन विक्षोभों को, उन चक्रवातों को ये धाराएं आपके देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में ले आती हैं, जिससे कि बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। ये बहुत ही आसान सा अर्थ आपको बताया जा रहा है कि वायु की दिशा के मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। मानसून में विराम एक परिघटना है। मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। इसको मैंने आपको विस्तार से वीडियो के दौरान समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसको फिर से आप समझ लीजिए कि किन कारणों से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। तो पहला इसका कारण देखिए कि संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके वनस्पति और जीव आदि मानसून से प्रभावित होते हैं। ये पहला कारण है।
दूसरा कारण है कि मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध करा के पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। तीसरा कारण, कृषि चक्र से संबंधित त्यौहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनके उत्सव का समय मानसून तय करता है। यानी मानसून के आगमन के साथ ही भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट कारण देखिए, अगला कारण, साल दर साल उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के भारत के लोग बेसब्री से मानसून के आने का इंतज़ार भी करते हैं। और अंतिम एक और कारण है कि नदी घाटियाँ जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती हैं, वो भी एक ही नदी घाटी इकाई के रूप में एकजुट हो जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका उत्तर भी बहुत आसान सा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती है और इस क्षेत्र में यानी उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा करती है। लेकिन जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है मानसूनी पवनें, तो उनकी नमी जो है घटती जाती है, जिससे कि पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? कारण बताना है आपको। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में वायुदाब में अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन लाने में एल नीनो प्रमुख भूमिका भी निभाता है। तो वायु का दाब जैसा होगा वैसे ही आपके देश में या भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कारण बताइए है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्यों होती है? तो आपको पता है कि मानसून आपके देश में जून के पहले सप्ताह से शुरू होता है और काफ़ी तीव्र प्रगति कर पूरे मध्य जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। इसलिए भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, मुख्य रूप से अगस्त से जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? यानी तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उस तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? ये वर्षा ऋतु में वर्षा क्यों नहीं होती? तो शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है ये आप जो है जान लीजिए कि निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। यानी आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनते हैं वे पूर्वी जलधाराओं के प्रभाव में तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, इसलिए वहाँ हमेशा चक्रवात के विकास का एक मौका होता है। इस कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए सब चल रहा है। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों? तो कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।
इसमें देखिए प्रश्न है कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो भारत की जलवायु तो मानसूनी है, लेकिन जो जलवायु की अवस्थाएं हैं वो पूरे देश में एक जैसी नहीं हैं। तो क्या विभिन्नता है यह आपको यहाँ पर समझना है। तो हम लोग वर्षा और तापमान जो कि जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, इन तत्वों की विभिन्नता से हम जलवायु की अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझेंगे और यही इसका उदाहरण होगा। तो भारत की जलवायु परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नता है। तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक मौसम से दूसरे मौसम में भिन्न होता है। उदाहरण देखिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो देखिए कि भारत में तो मानसूनी जलवायु है, लेकिन एक तरफ ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में 50 डिग्री तापमान है, तो आपके जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री ही तापमान होता है। तो यह क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। फिर इसके बाद सर्दियों में देखिए, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। केरल एवं अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो यह जो है तापमान का अंतर है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर इसके बाद वर्षा की भी बात कर लेते हैं कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो ये सब जो है कि विभिन्नताएं हैं, जिसको आपको समझना है, फिर लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो निम्नलिखित कारक मानसून की अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून जो बनता है आपके देश में और आपके देश में वर्षा करता है। अच्छा मानसून यदि बनता है तो अच्छी वर्षा करता है, और यदि मानसून अच्छा नहीं है तो वर्षा भी कम होती है। तो वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं या परिस्थितियां हैं जो कि इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप देखिए, पहला, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में यह जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, जो कि निम्न दाब का केंद्र होता है, यानी कि निम्न दाब का एक गर्त होता है। उसकी स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा जो है क्यों होता है, जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है तो तापमान बढ़ जाने के कारण यह जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो कि भूमध्य रेखा के पास होता है, वह कर्क रेखा तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। एक और स्थिति है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु वर्टिकल जो है कि एयर करेंट्स चलने लगती हैं एवं उच्च दाब का क्षेत्र वहाँ पर बन जाता है। यह भी
मैकेनिज्म ऑफ मानसून के अंतर्गत आता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो दाब की अवस्था में नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतिम एक परिस्थिति आप देख लीजिए इसमें कि डार्विन, जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में है और ताहिती प्रशांत महासागर में है, के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम मानसून आएगा और विलंब से आएगा, और यदि यह धनात्मक है तो आपके देश में मानसून तेजी से आएगा। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में यानी शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी क्या विशेषता है। तो सभी बच्चे जो है कि चूँकि उत्तर भारत के हैं और आप उत्तर भारत में शीत ऋतु को महसूस भी करते हैं, देखते हैं, तो जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, देखते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपके व्यवहारिक जीवन में सब कुछ होता है। तो क्या अवस्था है, क्या विशेषता है, इसको समझ लीजिए। पहली विशेषता है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर के फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तीसरी विशेषता, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। तो उत्तरी मैदान में यानी उत्तर भारत में यह तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इसीलिए यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है उत्तर भारत में। दिन गर्म होता है क्योंकि शीत ऋतु में आकाश साफ होता है, सूर्य जो है कि निकलता है तो सूर्य की धूप भी लगती है, सूर्य चमकता है और थोड़ी बहुत जो है कि गर्मी दिन में महसूस की जा सकती है। लेकिन रातें जो है बहुत ठंडी होती हैं। तो दिन का गर्म होना और रातों का ठंडी होना यह शीत ऋतु की एक प्रमुख विशेषता है। फिर उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। उत्तरी मतलब ऊपर के जो हिस्से हैं। देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। चूँकि ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क होता है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम होती है, पवनें शिथिल होती हैं और परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है, जिससे कि दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा भी होती है। अगली विशेषता है कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण मैदानों में वर्षा और पर्वतों पर हिमपात होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा कम होती है, लेकिन यह वर्षा रबी की फसलों के लिए यानी गेहूं की फसल के लिए खासतौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। इस शब्द को आप याद रखिएगा कि महावट क्या है। तो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसको महावट कहा जाता है। और अंतिम विशेषता देखिए कि भारतीय प्रायद्वीपीय भागों में भारत के प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री प्रभावों के कारण शीत ऋतु में स्पष्ट परिस्थितियां नहीं देखी जाती हैं।
यानी वहाँ पर आप शीत ऋतु का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों जो है कि अगला प्रश्न है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता क्या है। तो आप देखिए, पहली विशेषता, मानसून का समय जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक रहता है, यानी मानसून का मौसम जो है, वर्षा का मौसम 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ये पहली विशेषता है। फिर इसके बाद दूसरी विशेषता है, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक वर्षा जारी रहती है। इस परिस्थिति को मानसून प्रस्फोट, फूटना, ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। फिर सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, जो बाद में दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, और देश भर में वर्षा का असमान वितरण होता है। इसके बाद जो है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए जो है, आपको ये कुछ मानचित्र कार्य भी दिए गए हैं। तो भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। क्या दर्शाना है आपको कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी वे क्षेत्र जो कि 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र। और तीसरा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। ये तीन चीज़ें आपको मानचित्र पर दिखानी है। तो सबसे पहले चलिए, ये आपको, चूँकि मानचित्र कौशल का है प्रश्न, इसलिए आपको इस प्रश्न को किताब से अपने आप ही करना है। मैंने आपको पढ़ाते समय मानचित्र पर ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो चूँकि ये मानचित्र कौशल है, मैप स्किल है, तो मैप स्किल डेवलप तभी होगी जबकि आप सभी इसको जो है अपने से किताब में से देखकर करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।